हमने अपनी पिछली क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझा था, जहाँ पे हमने ये देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ सिमिलर टू द कंसेप्ट वेयर अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? एक सिंपल चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो अपने सराउंडिंग रीजन में क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब भी कोई दूसरा स्टेशनरी चार्ज रखा होगा तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर सेम चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे तो अपने सराउंडिंग रीजन में वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। वो हम फोर्स नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। आज हम बस ये देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके सराउंडिंग रीजन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन में देखा था कि द मैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये क्या है? एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज कैरिंग अ करंट आई इन इट। इसमें करंट कितना है? आई करंट है। तो इससे किसी भी पॉइंट पी पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो सो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट पी विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द कंडक्टर। कौन सा डिस्टेंस देखें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे देखोगे? जो गिवन पॉइंट है उससे अपनी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ठीक है, ये तो मिल गया तुम्हें मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे देखोगे? डायरेक्शन विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं? इट विल स्ट्रेच योर थंब, द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। सो यहाँ पे अगर तुम्हारा थंब आएगा सो द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो कर्ल्ड फिंगर्स पॉइंट पी पे कहाँ देंगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो कहाँ देंगी? पॉइंट पी पे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सो फॉर ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, एंड फॉर ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या आएंगी? बाहर की तरफ आएंगी प्लेन से। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? बी को डॉट के साथ दिखाओगे। ठीक है, सो अगर मान लो मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट दूँ, पॉइंट क्यू विच इज एट दिस लोकेशन and the distance of the point q from the current carrying conductor is a, and this is also infinitely long current carrying conductor. So the magnetic field at the point q will be given by magnitude कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, और डायरेक्शन क्या लिख दोगे? डॉट के साथ। तो जैसे ही तुमने डायरेक्शन लिखी ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट p will be shown by this. Either you can put this cross sign or dot sign, or you may write कि point P पे जो magnetic field है it is inside the plane of paper, it is inside the plane of paper. Otherwise और क्या कर सकते हो आप कि आप यहाँ पे coordinate axis draw कर लो अपनी। This is x axis, this is y axis, and the outward one is your z axis. तो P पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है that is going inside the plane of paper, मतलब कहाँ पे जा रही है? माइनस z एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस के कैप। माइनस के कैप क्या बताएगा? जैसे ही आपने ये वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? डॉटेड जेड, डॉटेड वाला जो है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट Q विल बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a के कैप। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन में आपको क्या डेटा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में उसने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिए तो आप आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में बात करोगे। अगर उसने आपको जो आपका क्वेश्चन है उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दी और उसने डॉट या क्रॉस दिया हुआ है आपको ऑप्शंस में या डायग्राम में, तो आप डॉट या क्रॉस की टर्म्स में ही बात करोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया अगर उसने क्वेश्चन में तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो भी आप स्पेसिफाई करोगे उसको लिखोगे ज़रूर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेमी इन्फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, जहाँ पे सेमी इन्फाइनाइट क्या होता है? इन्फाइनाइट का हाफ। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी? इन्फाइनाइट का हाफ। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फाइनाइट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, नाउ विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर।
अब हमारे पास फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है. सो लेट द टू एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर आर ए एंड बी, and the point P is at a distance of r. The angle which it makes with the length A is, say for example, angle theta 1, and the lower angle, this angle is angle theta 2. ठीक है, जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो वाला पॉइंट है O. अब अगर आप इस फाइनाइट लेंथ की वजह से निकालना चाहते हो, एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट आई इन द अपर डायरेक्शन. सबसे पहली बात, जैसे ही मैं आपको करंट की डायरेक्शन दे दूंगा, आप मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो. बताओ डायरेक्शन क्या होगी. यूजिंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पी पॉइंट विल बी इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. सो क्रॉस ड्रॉ कर दोगे. क्रॉस से पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, अंदर की तरफ है. ठीक है. अच्छा, अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंस मुझे जो डेटा गिवन है वो थीटा के टर्म्स में गिवन है, सो आई एम एज्यूमिंग कि पी पॉइंट से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी रैंडम एंगल थीटा पे आके डी थीटा बिट का एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूँ. ठीक है, ये वाला जो छोटा एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना है, डी थीटा. ठीक है, तो इस एलिमेंट, ये जो आपको एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट जो मिलेगा, बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे अगर हम, यूजिंग बायट सैवर्ट लॉ, क्या बोलोगे, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आई. ठीक है, अब ये देखो कि जो आपका लेंथ जो आएगा वो लेंथ कितना होगा. लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस वाज आर, एंड जो हमारे पॉइंट पी से हमने एलिमेंट जो लिया है उसका जो डिस्टेंस जो है, दैट डिस्टेंस इज आर नॉट. दैट डिस्टेंस इज आर नॉट. सो आर नॉट और आर में क्या रिलेशन है. अगर आप ट्राइंगल देखो, ऐसा ट्राइंगल आपके पास बन रहा है, वेयर दिस इज द पॉइंट पी, दिस वन इज योर पॉइंट ओ, दिस इज द एंगल थीटा. इफ दिस इज द लेंथ आर, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, सॉरी नॉट दिस लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी आएगी आपके पास, आर बाई कॉस थीटा. आर बाई कॉस थीटा. तो आर नॉट जो मैंने एज्यूम किया वो कितना है, आर बाई कॉस थीटा. कितना है वो, आर बाई कॉस थीटा. एंड लेट अस से दैट इफ यू आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर लाइक दिस, एक तुमने छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे. ठीक है, तो जो हम अपना करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ जो मानते हैं, ये वाली लेंथ जो है, ये लेंथ कितनी है, डी एल. दिस लेंथ है डी एल. तो ये ऑरेंज कलर वाली जो लेंथ जो बनेगी, इसको देखो, आप इसको कैसे बनाओगे, बाय एज्यूमिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस. यहाँ पे ये वाली लेंथ है आपके पास एल. इफ दिस लेंथ इज थीटा, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी है, डी एल. सो दिस लेंथ विल कम आउट टू बी डी एल कॉस थीटा. दिस वन विल बी डी एल कॉस थीटा. ठीक है, तो आपको दूसरी वाली लेंथ भी पता चल गई. दिस लेंथ इज डी एल कॉस थीटा. सो यू मे से दैट r by cos theta इंटू डी थीटा. आर बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा आपको क्या देगा, आर बाई कॉस थीटा, तो ये आर नॉट की वैल्यू थी, इंटू डी थीटा किया तो आपको ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ पता चल गई. आर बाई कॉस थीटा से तो आपको ये पता चल गया, और उसके साथ अगर आपने डी थीटा को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाली छोटी लेंथ पता चल जाएगी. सो आर बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एल कॉस थीटा. इट विल बी इक्वल टू डी एल कॉस थीटा. तो यहाँ से डी एल की वैल्यू कितनी आएगी, डी एल विल बी इक्वल टू आर बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. आर बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. अब आ जाओ बायट-सैवर्ट लॉ पे वापस. तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल. तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, आर बाय कॉस थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बायट-सैबार्ट लॉ है। सो आओ सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, आर नॉट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। सो यू विल राइट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन cos square theta and cos square theta will cancel out। सॉरी, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, वहाँ पे न्यूमरेटर में एक सिंगल आ रहा है। सो यहाँ से स्क्वायर का एक कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा डी थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। ये आपको मिल जाएगा पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, P पॉइंट पे हमें ये पता चल गया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे। अगर हम देखेंगे तो आपका लोअर साइड पे एंगल कितना है, माइनस θ2, और अपर साइड में कौन से कितना एंगल बन रहा है, θ1। सो द इंटीग्रल लिमिट विल बी माइनस θ2 टू प्लस θ1, माइनस θ2 से लेके प्लस θ1 तक का आपका इंटीग्रल होगा। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। सो दिस वन विल बी योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एंगल θ1 और θ2 आपको पॉइंट P से दिए हुए हैं तब आंसर कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। इन केस अगर वो प्रॉब्लम को चेंज कर दे, हमारे पास सारा डेटा सेम है। पॉइंट P को अभी भी आपने A पॉइंट से कनेक्ट किया अपर साइड पे, लोअर साइड पे पॉइंट B से कनेक्ट किया। आपको एंगल θ1 ये वाला और θ2 ये वाला गिवन होता था। जहाँ पे डिस्टेंस r कौन सा लेते हो, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज r। नो इन दिस केस यू आर गिवन एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा लाइक दिस। एंगल अल्फा और एंगल बीटा आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। क्वेश्चन में θ1 और θ2 नहीं गिवन, तो आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल OAP की अगर मैं बात करूँ, ट्राइंगल AOP की, तो इसमें सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल तो कितना है, 90 डिग्री। सो अल्फा प्लस θ1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो θ1 कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली ट्राइंगल BOP की अगर बात करोगे तो वहाँ पे क्या बोलोगे, बीटा प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो θ2 कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। θ1 और θ2 की ये वैल्यूज़ इस वाले फॉर्मूले में पुट करो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम में कई बार ये छोटी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें फॉर्मूला नहीं याद रहता, कहाँ पे उसने थीटा एंगल दिया था, कौन सा एंगल अल्फा या बीटा की टर्म्स में था। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आया? यहीं से आप सेमी इन्फानाइट और इन्फानाइट दोनों के केसेस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास यहाँ पे सेमी इन्फानाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, केस 1 सेमी इन्फानाइट। सो उस केस में, और मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला साइन θ1 प्लस साइन θ2 वाला। ठीक है, सो नाउ लेट अस रीड्रॉ दिस डायग्राम। In the case of semi-infinite current carrying conductor, हाँ बताओ, जो एंगल्स हैं वो आपके कैसे होंगे? सेमी इन्फानाइट है तो मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो A के एकदम सामने है। ये वाला P पॉइंट जो है वो A के अगर एकदम सामने आ जाएगा तो एंगल θ1 क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा।
मान लो पी पॉइंट को तुम उठा के थोड़ा सा ऊपर ले गए, इस वाले पॉइंट पे ले गए, सो पी पॉइंट से बी को ज्वाइन करोगे और पी पॉइंट से ए को ज्वाइन करोगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो ये वाला एंगल θ1 होता था और नीचे वाला एंगल कौन सा होता था, θ2। डायग्राम में देखो कि जब तुम्हारे पी की लोकेशन चेंज हुई, P1 से वो P2 पे गया, तो एंगल θ1 क्या हो गया, छोटा हो गया, और ऊपर आएगा तो θ1 और क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो एंगल θ2 है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो फॉर द सेमी इन्फाइनाइट एंड इन दैट पर्टिकुलर केस वेयर द पॉइंट P इज इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट A, तो मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ। एंड फाइनली यू हैव द पॉइंट P in front of the point A, so you will be having only one angle theta। अच्छा, साथ में B वाला पॉइंट जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि वो कहाँ पे है, सेमी इन्फाइनाइट। सेमी इन्फाइनाइट में A वाला पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन B कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी। और जैसे जैसे आपका B वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाता जाएगा, एंगल θ2, θ1 तो हमारा कब जीरो हो गया था, जब P पॉइंट हमारा A के सामने आ गया, तो θ1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अब B जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल θ2 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और B जब इन्फिनिट पे चला जाएगा तो एंगल θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल θ2 विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप अपने ओरिजिनल फार्मूला में पुट करोगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P का फॉर्मूला क्या था, μ0I/4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो यहाँ पे θ1 की जगह क्या पुट करोगे, 0 डिग्री, और θ2 की जगह क्या पुट करोगे, 90 डिग्री। तो सॉल्व करके तुम्हारे पास खुद ही कितना आएगा, μ0I/4πr। समझ में आया, ठीक है। केस 2 कौन सा, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। So in the case of infinitely long current carrying conductor, you will say that since both the points A as well as B, दोनों ही पॉइंट A और B हमारा कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये डायग्राम है हमारा, और यहाँ पे देखो कि जो हमारा पॉइंट A है और जो पॉइंट B है, पॉइंट A भी कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, पॉइंट B भी कहाँ पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो जैसे जैसे पॉइंट A ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, P पॉइंट से एंगल जो है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब A इन्फिनिटी पे पहुँचेगी तो एंगल θ1 कितना हो जाएगा, बढ़ के 90 डिग्री। सिमिलरली B पॉइंट जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, आप P पॉइंट को B से ज्वाइन करते रहोगे, सो एंगल θ2 भी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। और जब पॉइंट B इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा तो एंगल θ2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। So for the case of infinitely long current carrying conductor, you will say θ1 will tend to become 90 degree as well as θ2 will also tend to become 90 degree। ये दोनों वैल्यूज़ को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P की कितनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बिकम इक्वल टू μ0I/4πr साइन θ1 मतलब साइन 90 डिग्री प्लस साइन θ2, और θ2 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। सो 1 + 1 बिकम इक्वल टू 2। न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल आउट होगा, तो आंसर कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P μ0I/2πr। कितना आएगा, μ0I/2πr। समझ में आया, ठीक है। आओ आगे देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, I। सो फॉर दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सबसे पहले याद करो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। सो पहली फिगर में अगर देखोगे आप क्या करोगे, या तो करंट को हमने क्या बोला था कि अगर इन द केस ऑफ द सर्कुलर पैटर्न्स, अगर आपका करंट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो कर्ल्ड फिंगर क्या देगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आपका करंट सर्कुलर कॉइल में जा रहा है तो आप अपनी कर्ल्ड फिंगर्स को, आप अपनी राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अगर रखोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उल्टा हो गया, वहाँ पे हम थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में इन द केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
हम थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर्स क्या देती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वहाँ पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती कैसे थी, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो तुमने थंब को तो रखा करंट की डायरेक्शन में, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती थी, सर्कुलर आती थी, इस टाइप से। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देते थे, बाय यूजिंग कर्ल्ड फिंगर्स। तो करंट स्ट्रेट लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर पैटर्न में आई, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, अगर करंट सर्कुलर पैटर्न में है, करंट सर्कुलर पैटर्न में है, तो कर्ल्ड फिंगर्स को कहाँ पे रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास डायग्राम है, इसमें करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायग्राम में देखो आपका करंट का थंब कहाँ पे जाएगा, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहाँ पे होगी, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सबसे पहली बात तो मुझे डायरेक्शन पता चली, सबसे पहले हमें क्या पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई। आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो, या तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो। दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे जो आपको करंट जो गिवन है, वो करंट की डायरेक्शन क्या गिवन है, इन दिस डायरेक्शन। सो आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो, तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब कहाँ आ रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा डायग्राम हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, समझ में आई बात। एक्चुअली में जो आपके सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, इट इज शोन इन दिस डायग्राम वेरी क्लियरली कि मल्टीपल 3D लाइंस बनती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे बनेगी, बहुत सारी बनेगी, लेकिन सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे ज़्यादा। और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इधर से बताओ। अगर मैं बोलूँ कि आपके करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, इन दिस केस कैसी है, क्लॉकवाइज, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। मतलब ये 3 डायमेंशनल डायग्राम में आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसका रिवर्स केस मानो यहाँ पे कि उसने मुझे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड के एरो देखो कौन सी डायरेक्शन में दिए हैं उसने, ब्लू कलर से, यहाँ पे दिया है ऊपर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूँगा, तो मुझे कर्ल्ड फिंगर क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। कर्ल्ड फिंगर क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। तो कर्ल्ड फिंगर कैसे आ रही है, गोल घूम रही है, इन द क्लॉकवाइज सेंस। सॉइल से माई करंट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब इस करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे आएगी, जो मेरा ब्लू वाला एरो है उसकी डायरेक्शन में आएगी। समझ में आई बात, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन और वी विल एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट द गिवन पॉइंट ओ। अब आ जाओ मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड व्हाट वी विल डू, जो मेरा ओ पॉइंट है और जो सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस है, से फॉर एग्जांपल कैपिटल आर। सो आई एम टेकिंग अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, और जो एलिमेंट की लेंथ वेक्टर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। एट दिस लोकेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट विल बी, करंट कहाँ पे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। सो जो मेरा डीएल वेक्टर जो आएगा वो भी किस तरफ आएगा, इन द अपर डायरेक्शन। डीएल वेक्टर जो आएगा वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, अपर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ यू विल से दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एट द पॉइंट ओ। अब अगर हमें टोटल इसको कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, इस एक्सप्रेशन को क्या करूँगा, इंटीग्रेट। यहाँ पे मेरा इंटीग्रल, इंटीग्रेट करोगे किसको, डी एल लेंथ को, छोटी छोटी लेंथ को इंटीग्रेट करते जाओगे, क्योंकि तुम किसी भी पोर्शन की वजह से, किसी भी एलिमेंट की वजह से अगर निकालोगे तो वहाँ पे हर जगह करंट क्या है, सेम। एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ इट इज़ ऑल्सो सेम, चाहे तुम्हारा एलिमेंट किसी भी लेंथ पे हो। अगर इस वाले पॉइंट पे भी बोलूँगा तो वहाँ पे भी करंट सेम है, और इस एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो सेम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट कॉन्स्टेंट है,
हर एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो ये सब क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या बचा, स्मॉल एलिमेंट लेंथ एल। और तीसरा, डायरेक्शन भी सभी की वजह से सेम है। अगर तुम किसी भी एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पे अगर डायरेक्शन भी दिखोगे तो वो सारी डायरेक्शन भी क्या आएंगी, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। So if everything is same, then they will come out of the integral sign. So magnetic field strength at the point O will become equal to mu naught I upon 4 pi r square integral of dl. और छोटी छोटी लेंथ का इंटीग्रल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल गिव यू द सर्कमफेरेंस इटसेल्फ। क्या दे देगा वो आपको, सर्कमफेरेंस। सो इंटीग्रल लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई आर, पुट करो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल की लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 pi r, so it will become mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r। 2 pi से कैंसिल आउट होगा, एक r से एक r कैंसिल आउट होगा, so the magnetic field at the center of the circular current carrying conductor will become equal to mu naught I upon 2 r। कितना आएगा, mu naught I upon 2 r। समझ में आया। और अगर सिंगल टर्न है आपके करंट कैरिंग कंडक्टर का, सिंगल टर्न है तो कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इफ यू आर गिवन n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बिकम इक्वल टू, एक कॉइल की वजह से कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, n की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r को आप मल्टीप्लाई कर दोगे n से, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मिल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दोबारा यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि अगर आपके पास करंट सर्कुलर पैटर्न में आ रहा है, करंट एक डायरेक्शन से आ रहा है, कॉइल में घुमा और बाहर की तरफ गया, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी। तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, थंब से। तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया तो थंब क्या आ रहा है, अपर डायरेक्शन में। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है। क्या किया हमने, थंब हमें क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन गिवन कि करंट आपने कैसे निकाला था, बाय कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। इसका ऑपोजिट क्या कि अगर आपको करंट स्ट्रेट लाइन में गिवन था, करंट आपको गिवन था स्ट्रेट लाइन में, तो आपने थंब को अपने कहाँ पे रखा, करंट की डायरेक्शन में। थंब को कहाँ रखा, करंट की डायरेक्शन में। तो कर्ल्ड फिंगर्स ने आपको क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कर्ल्ड फिंगर्स ने आपको क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो करंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों में से जो भी तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में होगी उसके अलॉन्ग रख दोगे थंब को, तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या देगी, दूसरा वाला पैरामीटर जो भी आपका सेकंड पैरामीटर है। समझ में आएगा। आगे देखो, नाउ विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, जो अब तक हमने कैलकुलेट किया था पिछले केस में वो तो था सेंटर पर, कहाँ पे निकाला था हमने, सेंटर पे निकाला था। अब हम सेंट्रल लाइन पे कोई एक पॉइंट P है, P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। तो मैं इस x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अपने इसको ड्रॉ कैसे करोगे, फर्स्टली यू हैव दिस करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये है सेंटर, देन यू विल ड्रॉ द सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन होगी करंट कैरिंग कंडक्टर की। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। सो आप क्या बोलोगे कि आपने अपने गिवन कंडक्टर पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है DL लेंथ का। छोटा सा एलिमेंट लेना है, कितनी लेंथ का, DL लेंथ का। ये DL लेंथ का जो एलिमेंट जो है इसको P पॉइंट से कनेक्ट करोगे। सो और ऊपर वाले डायग्राम को साथ साथ देखते जाओ, तो ये जो आपने DL लेंथ को P पॉइंट से जो कनेक्ट किया है इसका डिस्टेंस कितना है, R। डिस्टेंस इसका कितना है, R, ठीक है। और P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज X, वेयर द सेंटर इज शोन बाय O। और करंट किस डायरेक्शन में तुम्हारे पास, इन दिस डायरेक्शन योर करंट इज गिवन, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले डायग्राम में देखो, चाहे तुम कोई भी एलिमेंट ले लो,
यहाँ पे तुम ये वाला एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी पी पॉइंट से कितना आएगा, इस एलिमेंट का भी डिस्टेंस पी पॉइंट से कितना आएगा, सेम, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कैपिटल आर, और एलिमेंट का जो सेंटर से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले केस में भी जो तुम्हारे पास हाइपोटेनस जो आया है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So the distance of each and every point from the point P, the distance of each and every elemental point on the ring or on the circular coil from the point P is always equal. सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम। अच्छा, आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, हम बोलेंगे कि जो तुम्हारा पॉइंट, जो एलिमेंटल पॉइंट है, यहाँ पे जो तुमने एलिमेंटल अपना माना है डीएल लेंथ का, उसको जब तुमने पी पॉइंट से कनेक्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ क्या बोलते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो जहाँ पे भी क्रॉस आएगा मतलब तुम्हारा रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। सो एट द पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया। तो जब तुम यहाँ पे अपने नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास डी बी वैक्टर किस तरफ आएगा, देखो, इन दिस डायरेक्शन यू विल गेट योर डी बी वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। डन। लास्ट, तुम्हें एंगल थीटा कौन सा दिया हुआ है, वो एंगल थीटा एनालाइज करो। So you are given this angle is theta, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो अगेन दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। अब डीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा अपर डायरेक्शन में विच विल बी डीबी कॉस थीटा, और एक आएगा एक्सियल लाइन के अलॉन्ग विच वन विल बी डीबी साइन थीटा। अच्छा, जो हमने एलिमेंट डीएल ऊपर की तरफ माने, जो एलिमेंट डीएल मैंने अपने सर्कुलर कॉइल में अपर डायरेक्शन में माना है, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट मैं एक सेम एलिमेंट नीचे की तरफ भी मान सकता हूँ, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेम लेंथ का एक मैंने एलिमेंट नीचे की तरफ भी माना। इस एलिमेंट को जब मैं पी पॉइंट से कनेक्ट करूँगा, इस एलिमेंट को जब मैंने पी पॉइंट से कनेक्ट किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे आएगी, इन दिस डायरेक्शन। उसने भी एंगल कितना बनाया होगा, सेम एंगल थीटा, और इसके भी दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, एक कॉम्पोनेंट तो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी बी कॉस थीटा, और एक एलिमेंट आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में विच विल बी डी बी साइन थीटा। इसको db2 लिख लेते हैं, रेड कलर वाले को, और जो मेरा येलो कलर वाला है उसको db1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा db1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द दिस ग्रीन कलर एलिमेंट db1 इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डायग्राम में अपने बना ली है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट जो है, जो तुमने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जो लिया है, उसकी वजह से कितना आएगा, db2 इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, लेंथ ऑफ द एलिमेंट 2 इज dl एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट जो मैंने डायमेट्रिकली ऑपोजिट माना है dl वाला एलिमेंट, उसका पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ db1 एंड db2 बोथ आर इक्वल, दोनों का एंगल भी जो है थीटा वो भी क्या है, सेम है। तो जो तुम्हारा db1 cos थीटा है इट विल कैंसिल आउट विद db1 cos थीटा बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज आर ऑपोजिट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और तुम्हारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट। तो तुम बोलोगे कि जब तुम db साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे और वहाँ पे तुम्हारा थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा नहीं, वहाँ पे तुम्हारा dl वेरी करेगा, क्या वेरी करेगा, dl एलिमेंटल लेंथ कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 to 2 पाई आर। तो तुम्हें अपनी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन के अलॉन्ग तुम्हें अपनी नेट डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि जो
एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ठीक है। सो यू विल इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, यू विल इंटीग्रेट डी बी साइन थीटा, ठीक है। डी बी कितना है तुम्हारे पास, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस x जो है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, दिस डिस्टेंस x इज कांस्टेंट, x को वेरिएबल नहीं मानना। तो तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dl वेरिएबल है और एलिमेंटल लेंथ का वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट कहाँ करोगे, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर 2 पाई r, ठीक है, इनटू साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ इस गिवन ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, so the value of sin theta will be equal to perpendicular is x and the hypotenuse is r, small r, जहाँ पे small r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, कैपिटल R के रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर हेयर, you will get the net magnetic field at the point P will be equal to mu naught I x upon 4 pi r square plus x square to the whole power 3/2 integral of dl from length 0 to 2 pi r, 0 to 2 pi r। One second, अरे वी हैव डन अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हेयर। ये वाला जो एंगल जो आपके पास आएगा, दिस एंगल विल नॉट बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। सो लेट अस रीराइट ऑल दोज कंपोनेंट, लेकिन कैंसल आउट होगा क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो सबका सेम है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। सो इट विल बी डी बी साइन थीटा, db1 sin theta, and here you will get db1 cos theta. Similarly it will be db2 cos theta, and in the downward direction you will get db2 sin theta, and both of this will cancel out because of opposite direction. Then here you will solve for not sin theta, हम sin theta नहीं cos theta को solve करेंगे। So cos theta will be given by base upon hypotenuse, base is r and the hypotenuse is small r, where the value is small r you already know. So here we'll put cos theta, और cos theta पुट करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में कितना आएगा, कैपिटल R। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे you will get म्यू नॉट I कैपिटल R अपॉन 4 pi r square plus x square to the whole power 3/2 into 2 pi capital R। 2 pi will cancel out in the denominator, and this r will combine to form r square, and for a single number of turns you will get this। अगर आपके पास n number of turns हो, डायरेक्टली अगर हम n number of turns के लिए लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P will be given by म्यू नॉट n I r square divided by 2 times of r square plus x square to the whole power 3/2, to the whole power 3/2। समझ में आया? डायरेक्शन राइट हैंड फिंगर से हमने निकाली, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। अब यहाँ पे इस केस में आपको सर्कुलर आर्क गिवन है, ठीक है। सर्कुलर आर्क गिवन है तो सर्कल का नीचे वाला पोर्शन हमने रिमूव कर देने, सर्कल का नीचे वाला पोर्शन हम रिमूव कर देंगे, तो आपको जितना एंगल जो गिवन है, ये टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज गिवन है फाई, and the direction of the current in this circular arc is given in clockwise direction I from the point A to B, and the radius of this circular arc is capital R. Now using the right hand thumb rule
आप अपनी कर्ल्ड फिंगर्स को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे? फ्रॉम ए टू बी। राइट हैंड की फिंगर्स को कहाँ पे लेके जाओगे? फ्रॉम ए टू बी। नीचे वाले डायग्राम में आप रेफर कर सकते हो। तो आपको जो सेंट्रल पॉइंट ओ है, जो आपका सर्कुलर आर्क का सेंट्रल पॉइंट ओ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। गुड। क्या मिलेगी? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। इसको ए और बी नहीं लिखते, इसको पी और क्यू लिख लेते हैं। दिस इज पी एंड क्यू। ठीक है, तो ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिली? बी ओ वेक्टर विल बी इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अगर आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर कॉइल कितना था? हमने ऊपर निकाला था क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू कंप्लीट कॉइल। कंप्लीट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना निकला था? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर आपको आर्क का एंगल गिवन है फाई, तो आप बोलोगे 2 पाई रेडियन जब था तो मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर 1 रेडियन का एंगल अगर होता तो कितना मिलता? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। कितना? अगर 1 रेडियन, इसकी यूनिट क्या आ रही है? रेडियन। सो सिमिलरली अगर आपको 5 रेडियन गिवन है, जितने भी यहाँ पे एंगल जो होंगे वो किस में होंगे? 5 रेडियन। तो बाय यूनिटरी मेथड यू विल से इफ यू हैव गॉट 5 रेडियन, सो व्हाट यू विल डू? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r मल्टीप्लाइड बाय 5, so you will say magnetic induction due to circular arc can be given by जो कंप्लीट वाला था डिवाइडेड बाई 2 पाई रेडियन इंटू 5। तो बेसिकली वो निकल के कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 5। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे जो आपको एंगल फाई जो पुट करना है वो किस में पुट करना है? रेडियन में। इन केस अगर आपको रेडियन ना गिवन हो कि डिग्री में अगर गिवन हो, न्यूमेरिकल में अगर आपको डिग्री में गिवन हो, सो यू मस्ट नो द कन्वर्शन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, इस कंप्लीट सर्कल में जब आप ये पूरा का पूरा एंगल चलते हो तो कितना डिग्री कंप्लीट होता है? 360 डिग्री। और रेडियंस की टर्म्स में अगर बात करें तो कितना रेडियन आता है? 2 पाई रेडियन। It means that 360 degree contains 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो अगर आपको थीटा डिग्री गिवन है तो आप क्या करेंगे? 2 पाई थीटा अपॉन 360 रेडियन। तो सबसे पहले आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करोगे और उस रेडियन की वैल्यू को अपने गिवन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे। अदरवाइज आप फॉर्मूला ही किसकी टर्म्स में याद कर सकते हो? इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। फॉर्मूला आप डिग्री की टर्म्स में भी याद कर सकते हो, लेकिन जो वो जनरली आपके बुक्स में गिवन नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता देता हूँ कितना आएगा। b विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। यहाँ पे मेरे पास जो रेडियन में गिवन है उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। सो यू विल गेट 360 इंटू थीटा डिग्री अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे 360 अपॉन 2 पाई की वैल्यू ज़्यादा आने की वजह से हम इस वाले फॉर्मूले को जनरली नहीं प्रेफर करते हैं। तो आपको फॉर्मूला किसके टर्म्स में याद रखना है? इन द टर्म्स ऑफ रेडियन ओनली। समझ में आया? अगर आपको एक आर्क गिवन है तो आर्क की वजह से कितना आएगा? कंप्लीट की वजह से पहले आप निकाल लो, उसको यूनिटरी मेथड से गिवन सर्कुलर आर्क के लिए कैलकुलेट करना।